नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज हम डिस्कस करेंगे जीएफ एंड आर के चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर 3 तक आपको कंप्लीट थ्योरी के रूप में मैं मित्रों पढ़ा चुका हूं और उनके एमसीक्यूज करवा चुका हूं। उसके साथ साथ आपके जीए पार्ट 1 और जीए पार्ट 2 के भी वीडियोज आ चुके हैं और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण परिशिष्ट जितने भी थे उन सब के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम मित्रों पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 की थ्योरी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, नियम 42 से लेकर के 60 तक इसमें जो विस्तृत नियम है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। एक एक नियम को मैंने बहुत सरल भाषा में करके आपके लिए समझाने की कोशिश की है। मित्रों, अभी तक आपने यदि जीए वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आइए, आप सभी का एक बार फिर से यूथ एजुकेशन पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पर, अध्याय चौथा जो नियम 42 से 60 तक चलता है और इसका जो विषय है सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान। किस तरह से गवर्नमेंट की जो मनी होती है उसकी रिसिप्ट होगी, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसकी कस्टडी कैसी होगी और ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान कैसे होगा। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से कई सारे सवाल आपको आएंगे। इस एक सेशन से 4 से 5 सवाल जीएफ एंड आर को आपको यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के आज की सेशन की शुरुआत। इस चैप्टर को हम 5 अलग अलग उपभागों में पढ़ेंगे, जैसा कि आपके नियमों में दे रखा है। पहला जो भाग है वो सामान्य नियम से संबंधित है, 42, 43 और 44, ये 3 नियम हमको इसमें पढ़ने हैं। दूसरा है रसीद बुकों का प्रारूप और इसकी अभिरक्षा, 45, 46, 47, ये 3 इसमें पढ़ने हैं। फिर नकद का कार्य करने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 48 से 53 तक। फिर कोषागार में किस तरह से भुगतान होगा, नियम 54 से 57 तक। और अन्य प्रावधान 58, 59 और 60 में दे रखे हैं। 5 अलग अलग उपभागों के अंदर रखते हुए हम इसको अध्ययन करेंगे और बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सामान्य नियम 42, 43, 44 में 42वां नियम, सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि क्या रहेगी। मित्रों, मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी, जो नियम 42 है आपका, नियम 42, इसको अच्छे से याद रखना कि सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि, क्या क्या सरकारी धनराशि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये सब इसमें लिखा गया। सरकारी लेखों में जमा कराए जाने वाले बकाया या अन्य धनराशि को या तो आप सरकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं, कहाँ पर, सरकारी कार्यालय में जो इसके लिए ऑथराइज है वहाँ पर, या ट्रेजरी कोषागार में जमा करवा सकते हैं, या सरकार के बैंक में जहाँ सरकार का खाता है वहाँ जमा करवा सकते हैं। तो ये 3 साधन हैं जहाँ पर सरकारी बकाया जमा करवाई जा सकती है। इन तीनों के अलावा नहीं जमा करवाई जा सकती। कहाँ कहाँ पर, सरकारी कार्यालय में, कोषागार में या बैंक में। अच्छा, किस फॉर्मेट में जमा करवाई जा सकती है मित्रों, तो आप इस राशि को जो सरकार को दी है उसको चेक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट के अलावा आप बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं मित्रों। पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं, मनी ऑर्डर के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं, ई पेमेंट्स के रूप में आप जमा करवा सकते हैं। ये सारे मोड है, या फिर आप नकद के रूप में भी जमा करवा सकते हैं चालान जनरेट करके ई ग्रास के माध्यम से। तो सरकारी धनराशि है जिसको चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट, इन सब के रूप में या नकद के रूप में सरकारी कार्यालय या कोषागार या बैंक में जमा करवाया जा सकता है। ये व्याख्या कर रहा है नियम 42। नगद जमा कराने के मामले में इंपॉर्टेंट, यहाँ से यदि आप नगद जमा कराते हो तो अधिक से अधिक कितनी राशि जमा हो सकती है, 500 रुपये। इससे ज़्यादा जो राशि है वो नगद जमा नहीं हो सकती। एक कंडीशन में हो सकती है, वो आगे देखेंगे। नगद जमा कराने के प्रत्येक मामले में ये जमा राशि 500 रुपये से अधिक जमा नहीं की जाएगी सामान्यतः, लेकिन तहसीलों उप तहसीलों में प्राप्ति। लेकिन यदि भूमि मालिकों अथवा काश्तकारों का राजस्व, लगान या किराया या पटवारियों द्वारा लाए गए अन्य बकाया या संग्रह, ये जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ये तहसील और उप तहसीलों द्वारा प्रत्येक मामले में 500 रुपये से अधिक भी नगद के रूप में सरकारी लेखों में जमा करवाया जा सकता है। सामान्यतः तो 500 रुपये से अधिक जो नगद है वो सरकारी कार्यालयों में जमा नहीं करवाया जा सकता। लेकिन एक कंडीशन में, यदि किसानों का जो रेवेन्यू है वो तहसील या उप तहसील में 500 रुपये से भी अधिक जमा करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जिला कलेक्टर इसके लिए श्योर हो जाए, जिला कलेक्टर द्वारा इस राशि की देखभाल और अभिरक्षा की उचित व्यवस्था का जो समाधान प्राप्त हो जाए, जिला कलेक्टर की ओर से
ये सर्टिफाइड कर दिया जाए कि हाँ भाई आप 500 रुपये से अधिक राशि जमा कर लो और इसकी जो कस्टडी है हम इस तरह से व्यवस्था कर देंगे, तो ही 500 रुपये से अधिक की नगद राशि सरकारी कार्यालय में जमा की जा सकती है। मित्रों, पूरा GFNDR मैं आपको हमारे YouTube चैनल पर फ्री करवा रहा हूँ। ये आपका एक छोटा सा परिवार है, आप इसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। पहली वाली यदि ओपन करेंगे तो करंट अफेयर की है, दूसरी करेंगे तो GFNDR की। करंट अफेयर भी आपके सिलेबस में, वहाँ जाकर उसे भी पढ़िए। GFNDR यदि आप खोलेंगे तो आपको रणनीति का वीडियो मिलेगा, चैप्टर 1 के MCQs, चैप्टर 2 के MCQs, फिर चैप्टर 3। हर एक चैप्टर का एक वीडियो है, चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा हो, चाहे चैप्टर कितना भी छोटा हो। फिर चैप्टर 3 के MCQs, फिर GA के दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे, फिर पिछले साल का पेपर मिल जाएगा, महत्वपूर्ण परिशिष्ट मिल जाएंगे। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और हाँ, इन सब की PDF भी मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा चुका हूँ। इसे भी ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। और ये जितना भी मैंने पढ़ाया है ये सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी, ताकि जितना भी समय बचा है आप इसमें अपने नोट्स में बना करके इन PDF के माध्यम से ही पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें, प्रिंट आउट ले सकें। आगे बढ़ते हैं। नियम 43। नियम 42 कह रहा है कि सरकारी 42 जो हमने पिछले पढ़ा था कि सरकारी जो प्राप्तियां हैं, सरकार को जो देय है, जो सरकारी कार्यालय में, कोषागार में या बैंक में, और इन तरीकों से आप जमा करवा सकते हो। नगद जमा कराओ तो 500 रुपये से अधिक जमा नहीं होगा, लेकिन यदि रेवेन्यू किसानों का है तो 500 रुपये से अधिक जमा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि जो जमा राशि है उसकी कस्टडी की पूरी सुरक्षा का देखभाल कलेक्टर इस शर्त पर दे दे तो। आगे बढ़ते हैं। नियम 43। सिक्के, नोट आदि की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ कॉइन, नोट्स एटसेट्रा, सरकारी लेखे में प्राप्त करने योग्य सरकारी बकायों या अन्य राशि विधिमान्य सिक्कों या नोटों, जो लीगल टेंडर के कॉइन और नोट्स है वो ही जमा करवाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपको सरकार में जमा करवानी है और आप 2000 का नोट लेके चले जाओ। 2000 का नोट आज लीगल टेंडर नहीं है। आज जिस राशि के, जिस मुद्रा के नोट प्रचलन में है, जो लीगल टेंडर है, जो विधिमान्य है, जो चलते हैं, उन्हीं नोट के प्रारूप में, उन्हीं सिक्कों के प्रारूप में ये जो है सरकार को जो देय है वो जमा की जा सकती है। ऐसा नहीं कि 2000 और 1000 के नोट अब आप लेके जाओ कि सरकार का ही नोट है और सरकार के खाते में हम जमा करवा रहे हैं, तो ये इस तरह से जमा नहीं होगा। नियम 44। चेकों द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति, चेक के द्वारा सरकारी बकाई जो है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज है, वो कैसे रिसिप्ट होंगे? चेकों द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज बाई चेक्स। जहां पर कोषागार के लिए नगद के कारोबार का संचालन किसी बैंक द्वारा किया जाता है, वहां पर सरकार के साथ भुगतान और लेन देन से संबंधित बैंक द्वारा चेक स्वीकार किए जाएंगे। किसके द्वारा? जहां पर ट्रेजरी के लिए जो कैश के कारोबार का जो संचालन है किसी बैंक द्वारा किया जाता है। ट्रेजरी का जो कैश का कारोबार है वो बैंक में ही होगा। ट्रेजरी में तो बैंक कैश का कारोबार होगा नहीं, तो ट्रेजरी का बैंक में अकाउंट होगा, तो उस ट्रेजरी से संबंधित जो चेक है रिसिप्ट के, वो उस बैंक में जमा किए जा सकते हैं। दोबारा देखिए, जहां पर कोषागार के लिए नगद के कारोबार का संचालन किसी बैंक द्वारा किया जाता है, सामान्यतः सारे ही बैंक द्वारा ही किया जाता है, वहां पर सरकार के साथ भुगतान और लेन देन से संबंधित जो चेक है, बैंक द्वारा चेक स्वीकार किए जाएंगे। कौन से बैंक द्वारा? जो ट्रेजरी के लिए काम करता है, यानी कि उस बैंक में जहां पर ट्रेजरी का अकाउंट है, तो वहां पर जो सरकारी लेन देन में, भुगतान में जो चेक आएंगे ट्रेजरी के लिए, वो बैंक वो जमा करेगी। तो ये थे नियम 42, 43, 44। आगे बढ़ते हैं। नियम 44 अभी और कह रहा, जब तक किसी चेक का समाशोधन, यानी कि कोई चेक क्लियर नहीं हो जाए। देखिए, चेक में 2 स्थिति है। एक तो आप चेक बैंक को देते हो, दूसरा बैंक को देने के बाद 1-2 दिन में वो चेक क्लियर होता है तो वो राशि आई हुई मानी जाती है। उसके बारे में ये नियम 44 कह रहा है। जब तक किसी चेक का समाशोधन, यानी कि कोई भी चेक क्लियर नहीं हो जाए, तब तक सरकार ये स्वीकार नहीं कर सकती कि जो भुगतान प्राप्त कर लिया गया। यानी जब चेक क्लियर होगा तो ही तो सरकार मानेगी कि ये जो भुगतान है वो हमने प्राप्त कर लिया है। जब तक किसी चेक का समाशोधन या क्लियर न हो जाए, तब तक सरकार ये स्वीकार नहीं कर सकती कि भुगतान प्राप्त कर लिया गया। तथा इसके परिणाम स्वरूप जब कोई चेक प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए अंतिम रसीद नहीं दी जाएगी। जैसे ही आप चेक बैंक में सरकार को जमा कराने के लिए प्रस्तुत करते हो, तो उसके लिए आपको अंतिम रसीद नहीं दी जाएगी और न ही ये माना जाएगा कि आपका भुगतान प्राप्त हो गया। हो सकता है वो चेक लगाए आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं हो, वो चेक बाउंस हो जाए, आउटडेटेड चेक हो जाए, तो क्लियर होने के बाद ही आपको रसीद दी जाएगी। हाँ, पहली बार यदि आप चेक प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको प्रपत्र GA 52 में एक रसीद केवल चेक प्राप्त करने की दी जाएगी। GA 52 में जो चेक प्राप्त हुआ ना, उसकी रसीद दी जाएगी। भुगतान हो गया नहीं दी जाएगी, वो तो क्लियर होने के बाद पता चलेगा।
GA52 में एक रसीद केवल चेक प्राप्त करने के लिए दी जाएगी। यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति चाहे तो चेक के क्लियर हो जाने के बाद एक औपचारिक रसीद उसके पत्ते पर भेज दी जाएगी। जैसे मान लीजिएगा मैं हूँ, मुझे सरकार को कुछ अमाउंट पे करना है, मैं चेक के माध्यम से करता हूँ। मैं बैंक में गया कि ये जो बैंक में ट्रेजरी का खाता है इसमें मेरा चेक लगा दीजिएगा। तो मैं गया, तो पहली बार मैंने चेक दिया तो ट्रेजरी ये थोड़ी मान लेगी कि आपने भुगतान कर दिया, वो चेक लगाएगी। चेक क्लियर होने के बाद ही वो भुगतान माना जाएगा। दूसरी बात, मैं बैंक गया तो बैंक मुझे GA52 में एक कच्ची रसीद देगा और ये मान लिया जाएगा कि आपका चेक हमने रिसीव कर लिया। अब यदि मैं चाहूँ कि जैसे ही मेरा चेक क्लियर हो जाए तो मुझे आप मेरे पत्ते पर जो रसीद भेज दीजिएगा, तो बैंक आपका चेक क्लियर होने के बाद भुगतानकर्ता के पत्ते पर रसीद भेज दी जाएगी। लेकिन GA52 वाली रसीद नहीं होगी। GA52 में जो है वो प्राप्त चेकों की रसीदों का ही उल्लेख है। GA52 प्राप्त चेकों की रसीदों का ही उल्लेख है, न कि भुगतान किए हुए। प्राप्त चेकों की रसीदों का ही उल्लेख करता है। किसमें? GA52 में। दोबारा देखते हैं इसको, नियम 44 को। जब तक किसी चेक का समाशोधन न हो जाए तब तक सरकार यह स्वीकार नहीं कर सकती कि भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, तथा इसके परिणाम स्वरूप जब कोई चेक प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए अंतिम रसीद नहीं दी जाएगी। पहली बार में आपको प्रपत्र GA52 में एक रसीद केवल चेक प्राप्त करने के लिए दी जाएगी। यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति चाहे तो चेक के क्लियर हो जाने के बाद एक औपचारिक रसीद जो है उसके पत्ते पर भेज दी जाएगी। अब यदि बैंक के कलेक्शन चार्जेज कोई हो, चेक के ऊपर कोई समाशोधन करने का कोई कलेक्शन चार्जेज हो, तो वो कौन वहन करेगा? तो बैंक के कलेक्शन चार्जेज यदि कोई हो तो बैंक द्वारा चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से ही ये कलेक्शन चार्जेज वसूल किए जाएंगे, न कि उस चेक की राशि में से काटे जाएंगे। मान लीजिएगा 2 लाख का कोई चेक है और उस पर 20 रुपये का कलेक्शन चार्जेज है, तो उस व्यक्ति को 2 लाख और 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ताकि वो कलेक्शन चार्जेज जमा हो सके। तो ये था नियम 44। अभी आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी चेक प्राप्त हो गया और वो चेक बाउंस हो गया, तो क्या करेंगे? वो भी 44(2) में व्याख्या की गई है। बाउंस या डिसऑनर्ड चेक ऑफ रिसिव्ड। यदि कोई चेक अनादृत यानी बाउंस हो गया हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित व्यक्ति को भेज दी जाती है जिसने चेक दिया है। और यदि भुगतान में विलंब के कारण कोई हानि होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं रहेगी। यानी भुगतान के विलंब के कारण चेक दिया आपने, वो चेक आपके जो क्लियर नहीं हुआ और इस वजह से आपको कोई हानि होगी, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकती है जिसके द्वारा भेजा गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि के अभाव में बाउंस हो गया हो। आपने कोई चेक लगाया और आपके खाते में उतनी राशि है ही नहीं और चेक बाउंस हो गया, तो फिर सरकार आपके विरुद्ध लीगल एक्शन जो है NIA एक्ट का वो ले सकती है, अगर ये चेक बाउंस होने की स्थिति में बात कर रहा है। नियम 44(2) कह रहा है कि सरकार को जो भी चेक मिलेंगे यदि वो बाउंस हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसके लिए पढ़िए। यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधी, बाउंस होने का मतलब वो चेक जो है इनकेशमेंट नहीं होता, उसमें जो राशि भरी हुई है वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, फेल हो जाता है। यदि कोई चेक अनादृत हो जाता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित व्यक्ति को भेज दी जाती है। और यदि भुगतान में विलंब के कारण कोई हानि होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। और सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकती है जिसके द्वारा भेजा गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि के अभाव में बाउंस हो गया हो। अब दूसरा है, ये तो था 44(1) में चेक से प्राप्त होने वाली राशि का। अब है बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति कैसे होगी। इन नियमों के लिए बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक आदि को भी चेक के समान ही समझा जाएगा। बैंक ड्राफ्ट के रूप में यदि आप कोई राशि जमा करवाओगे या बैंकर्स चेक के रूप में कोई राशि अगर आप सरकारी खाते में जमा करवाना चाहोगे तो इनको भी चेक के समान ही समझा जाएगा। ऐसा ही समझा जाएगा कि ये एक तरह से चेक है। सरकारी बकाया के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया चेक, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि को प्रस्तुत करने पर इनकेस हो जाता है तो भुगतान की तिथि वह मानी जाएगी जिसको वह बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी को सौंप दिया गया। यहाँ एक थोड़ा सा यह ध्यान रखना, यदि आप बैंक ड्राफ्ट से या बैंकर्स चेक से पेमेंट करते हो और वो इनकेस हो जाता है तो भुगतान करने की तिथि, वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो सौंपने की तिथि मानी जाएगी। तीसरा है IFMS, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड फंड मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसके अनुसार राष्ट्रीय प्राप्तियों को इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार प्राप्त कर जमा करना, जो ई-ग्रास से है, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अनुसार ई-ग्रास से जो प्राप्ति होती है वो किस तरह से जमा की जाती है, यहाँ ध्यान रखना। तो ई-ग्रास के अनुसार प्राप्तियों की वसूली कैसे होगी। पहली वसूली हमने देखी नियम 44 में चेक से, दूसरे में जो हमने देखी वो देखी बैंक ड्राफ्ट से, बैंकर्स चेक से, और तीसरे में हम देख रहे हैं ई-ग्रास के माध्यम से वसूली। ई-ग्रास की फुल फॉर्म भी आपसे मित्रों पूछी जा सकती है, पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपसे IFMS की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है।
अब तीसरे का पहला है ई ग्रास के माध्यम से प्राप्तियों की वसूली। ऑनलाइन राजकीय बकायों के भुगतान देने वाले व्यक्ति, जो भुगतान सरकार को करने वाला व्यक्ति है, इस पूरे चैप्टर 3 में सरकार को भुगतान जो करेंगी उसके बारे में बात की गई है। ऑनलाइन राजकीय बकायों के भुगतान देने वाले व्यक्ति को इस साइट पर जाना होगा, www.egras.raj.nic.in पर लॉगिन करना होगा और वहां पर ई चालान का जो प्रारूप है उसमें आवश्यक सारा विवरण भरना पड़ेगा और उसके आधार पर उसे एक विशिष्ट आईडी क्रमांक GRN आवंटित किया जाएगा। सबसे पहले ई ग्रास से यदि आप चालान ई ग्रास से पेमेंट करना चाहते हो, आप अपने बैंक से सीधा पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको इस साइट पर जाना पड़ेगा। साइट पर ई चालान है, ई चालान में जो भी सामग्री, जो भी विवरण आपसे पूछा जाता है वो भरना होगा और उसके बाद आपको एक GRN नंबर आवंटित होगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, जो मोड ऑफ पेमेंट है वो चुनना होगा और वो आपको ई पेमेंट चुनना होगा। उसके पश्चात रेमिटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट के विकल्प का चयन करना होगा तथा उसे किसी बैंक को चुनने के लिए कहा जाएगा जो रेमिटर के खाते से ऑनलाइन राज के भुगतान करने पर सहमत हो, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से ई पेमेंट की परमिशन वहां से चाहेगा। बैंक के चुनाव के बाद रेमिटी उस बैंक की वेबसाइट को लॉगिन करेगा, फिर अपने जो बैंक की वेबसाइट है उसको लॉगिन करेगा और अपना आईडी पासवर्ड डाल करके राजस्थान सरकार के ई कोषागार खाते में वो भुगतान है जो वहां पर कर देगा। वो जैसे ही आप बैंक के ट्रांजैक्शन जाओगे, बैंक को वहाँ पर लिंक मिलेगा, फिर आप अपने बैंक की साइट पे जाओ, नेट बैंकिंग पे जाओ, अपनी आईडी और पासवर्ड डालो और वहाँ से उस पेमेंट को कर दो। उसके बाद वापस बैंक की वेबसाइट पर आओ। जैसे ही आपने ई ग्रास से चालान जनरेट किया, अपने बैंक पे गए, बैंक में आईडी पासवर्ड मिला, तो आपको वो GRN नंबर गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, ये भी ध्यान रख लेना, GRN नंबर गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर और CIN नंबर चालान की प्रति प्रिंट की जा सकेगी। जैसे ही आप है ना ई चालान भर के अपने बैंक पर जाओगे ना, तो आपको GRN नंबर मिलेंगे और अपने बैंक से आपने सरकार को ई ग्रास के माध्यम से पेमेंट कर दिया तो आपको CIN नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो फिर आपको बैंक की वेबसाइट पर GRN नंबर और CIN नंबर दोनों के चालान की प्रति प्रिंट करने की सुविधा मिलेगी और भुगतानकर्ता के द्वारा भुगतान का प्रमाण पत्र भी यही है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। GRN नंबर और CIN नंबर, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन दोनों का फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। देखिए करना क्या है, ई ग्रास से आपको सरकार को भुगतान करना है ना, तो पहले ई ग्रास की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ जाकर जो ई चालान है उसमें अपने विवरण सारी भरो और उसमें सबमिट करो, अपने बैंक आईडी पासवर्ड पे जाओ, वहाँ पर आपको GRN नंबर मिल जाएगा। GRN से जैसे ही भुगतान करोगे आपको CIN नंबर मिल जाएगा। जैसे CIN नंबर मिले इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को आपका भुगतान हो गया है। भुगतानकर्ता को अब फिर से ई ग्रास पर निर्देशित कर दिया जाता है और वहां उसका चालान उपलब्ध होगा। यदि भुगतान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तो बैंक का नाम, लेन देन की जो सारी तिथि है वो सारी की सारी आपकी अपडेट हो जाएगी। प्रतिभागी बैंक के सर्वर से सरकार के सर्वर पर किसी लेन देन के सफलतापूर्वक संपन्न होने का संदेश अपडेट होने के पश्चात बैंक उस भुगतान के बारे में कोई विवाद नहीं करेगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो बैंक है उसके बारे में कुछ भी जो है विवाद नहीं करेगा। इसका मतलब है बैंक रिकवरी के लिए नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन चालानों के माध्यम से ही अधिकृत बैंक की वेबसाइट पर ई भुगतान किया जाएगा। किसी दिन के ई भुगतान की RBI को रिपोर्ट करने का कट ऑफ समय शाम को 8 बजे है। या RBI द्वारा निर्धारित समय जो किया गया वो रहेगा। और अब है वो तो था ई ग्रास के माध्यम से आपका जो है आपके अकाउंट से डायरेक्ट जो सरकार को भुगतान करना। देखिए नियम 44 पढ़ रहे हैं, सरकार को भुगतान करना पड़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा चेक से, फिर पढ़ा बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक से, और फिर तीसरा पढ़ा IFMS के अंतर्गत ई ग्रास से। तीसरे का ही पहला पढ़ा ई ग्रास से ऑनलाइन, अब तीसरे का दूसरा पढ़ रहे हैं ई ग्रास से मैनुअल, मतलब ऑनलाइन। आपका किसी भुगतान करने वाले का बैंक खाता ही नहीं है तो वो कैसे भुगतान करेगा, तो उसके लिए भी सेम टू सेम है। यदि आप बैंक में नकद भुगतान करना चाहते हो, यदि आप सरकार को नकद भुगतान करना चाहते हो, ई ग्रास के माध्यम से करना चाहते हो, या आप बैंक ड्राफ्ट से करना चाहते हो, या बैंकर्स चेक से करना चाहते हो, आप अपने खाते से नहीं करके इनसे करना चाहते हो, इनसे भुगतान के लिए जमाकर्ता को ई ग्रास पर जाना होगा। सेम प्रक्रिया है, वहाँ चालान का नमूना उपलब्ध होगा, यहाँ तक भी सेम है। जमाकर्ता को उस नमूने के सभी सूचनाएं भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको बैंक को प्रस्तुत करना होगा। जैसे आप विश्वविद्यालय को फीस जमा करने के लिए चालान से भर के जमा करवाते हो ना, वो सेम टू सेम प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। बस उस साइट का नाम विश्वविद्यालय का है, यहाँ सरकार को जो जमा होगी वो ई ग्रास के माध्यम से होगी। पहले आप विश्वविद्यालय की साइट पर जाते हो, वहाँ चालान लेते हो, चालान में राशि वगैरह भर करके आपके एनरोलमेंट से फिर उसका तीन प्रति में प्रिंट लेते हो। एक प्रति बैंक में जाती है, 2 आपके पास रहती है। फिर बैंक आपको एक सील लगा के एक नंबर जनरेट करता है, CIN नंबर, और उससे आप भरते हो। इस तरह से ये जो है ये है। तो ई ग्रास से आपको यहाँ पर मैनुअल जो भुगतान के बारे में बात की गई है। यदि आप भुगतान नकद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से सरकार को करना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको ई ग्रास पर लॉगिन करना होगा, वहाँ चालान का नमूना उपलब्ध होगा। जमाकर्ता को उस नमूने में सभी सूचनाएं भरकर इसे बैंक को प्रस्तुत करना होगा। सभी सूचनाएं सफलतापूर्वक भरने के बाद आपको GRN नंबर जनरेट होगा। इसके बाद जमाकर्ता को चालान की प्रतियों का प्रिंट लेकर बैंक में जमा कराना होगा। नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक से किए गए भुगतान का विवरण बैंक द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। बैंक द्वारा राशि के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात एक विशिष्ट ID, जिसे अपन CIN नंबर कहते हैं, उपलब्ध कराएगा और बैंक द्वारा भौतिक कोषागार, उपकोषागार को ये सब चीज़ें प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो मित्रों, ये तो था आपका भौतिक रूप से जो है ई ग्रास के माध्यम से मैनुअल रूप से चीज़ों को जमा करवाना। अब है रिफंड की प्रक्रिया क्या है, ई ग्रास से रिफंड की प्रक्रिया क्या है, वो भी इसमें लिखी गई है। प्रोसेस ऑफ रिफंड, ऑनलाइन प्राप्त किए गए राजस्व के रिफंड की प्रक्रिया वही होगी जो वर्तमान में प्रचलित है। DDO द्वारा ऐसे दावे संबंधित कोषागार, उपकोषागार को GRN व CIN नंबर सहित प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ई ग्रास से कोई भी रिफंड लेना है तो रिफंड लेने के लिए प्राधिकृत कौन है? रिफंड लेने के लिए प्राधिकृत है DDO, आहरण एवं वितरण अधिकारी। और वो किससे रिफंड लेगा? ट्रेजरी या सब ट्रेजरी से, कोषागार या उपकोषागार से लेगा। इसके लिए क्या करने होंगे उसको? जिन GRN नंबर से, जिन CIN नंबर से उसने जो पेमेंट किया है, जिसका वह रिफंड चाहता है, वो उसको लेकर के प्रस्तुत करना होगा। देखिए, आप ई ग्रास से कोई भी रिफंड चाहते हो ना, तो रिफंड ले सकता है DDO और ट्रेजरी से लेगा, और वो GRN और CIN नंबर सहित उसको अपडेट करना होगा। संबंधित कोषागार राजस्व के जमा होने का सत्यापन सिस्टम पर करेगा। ई ग्रास से प्राप्त ऑनलाइन प्राप्तियों एवं दस्ती जो मैनुअल प्राप्तियों की राजकोष वेबसाइट पर संबंधित रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद तदनुसार भुगतान किया जाएगा। ई कोषागार द्वारा इन रिफंड का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। कोषागार ऑनलाइन प्राप्तियों के साथ साथ मैनुअल प्राप्तियों के रिफंड का रिकॉर्ड भी रखेंगे। ट्रेजरी में पूरा का पूरा रिफंड का जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें विभाग की क्या भूमिका रहेगी? ऑनलाइन जमा कराएगी राशि की रसीद पर विभाग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। भुगतानकर्ता इसके लिए विभाग को GRN और CIN नंबर उपलब्ध कराएंगे। विभाग इस बात का ई ग्रास पर सत्यापन करेगा कि इन GRN नंबर से, इन CIN नंबर से हमको भुगतान हुआ है या नहीं। प्राप्तियों की प्रामाणिकता की जांच और रिफंड की प्रक्रिया के लिए विभाग उत्तरदायी होगा। जिन प्रकरणों में राशि के जमा होने से पहले चालानों की जांच विभाग द्वारा की जाती है, करदाता के स्तर पर ई चालान जनरेट करने की सुविधा विभाग उपलब्ध करवाएगा। विभाग की भूमिका सामान्यतः आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा। फिर बैंकिंग व्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है वो देख लेते हैं। सभी प्रतिभागी बैंक ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी जमाओं को दैनिक आधार पर RBI को रिपोर्ट या अपलोड कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने ई ग्रास के माध्यम से रोकड़ में भुगतान किया, तो आपने तो पेमेंट बैंक में जमा करवाया, तो बैंक की क्या भूमिका रहेगी वो ये बात कह रहा है। तो बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी जमाओं को डेली के आधार पे शाम को एक पूरी रिपोर्ट बना के आप RBI को भेज दो, जिसकी ड्यू टाइम है 8 बजे। दैनिक आधार पर, किस आधार पर? डेली के डेली आधार पर। किसको? रिजर्व बैंक को रिपोर्ट या अपलोड कर दिया जाए, ताकि राशि सरकार के खाते में जमा हो जाए। सभी प्रतिभागी बैंक उचित समय अवधि में सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खातों में जमा कराने के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? जिस बैंक में यह ट्रांजैक्शन हुआ वो उत्तरदायी है। कि कस्टमर ने तो आपको सरकार के लिए पैसे जमा करवा दिए, अब आपकी ये उत्तरदायित्व है कि आप इसको सरकारी खातों में जमा करवाएं। सभी प्रतिभागी बैंक उचित समय अवधि में सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खातों में जमा कराने के लिए उत्तरदायी है। किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी की समस्या या अन्य तकनीकी कारणों से सिस्टम द्वारा रिजेक्ट की गई ई प्राप्तियों के सुधार के लिए भी वे ही उत्तरदायी है। कौन? बैंक। सरकार व RBI के लिए प्रतिभागी बैंक को ई फोकल पॉइंट शाखा, नोडल शाखा होगी। ये सारी चीज़ें जो है बैंकों के लिए मित्रों की गई। इन सब की PDF में आपको है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां जाकर के ई ग्रास से बैंकों की कौन कौन सी बात कही गई वो देख लेना। तो मित्रों, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं वापस कि अभी हम तक हमने क्या पढ़ा है, और फिर से देखते हैं। अभी तक हमने अध्याय 4 जिसका नाम है सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा और ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान, इसका केवल और केवल ये वाला पोर्शन पढ़ा है। केवल और केवल मित्रों अभी तक हमने ये वाला ही पोर्शन पढ़ा है। सामान्य नियम 42 से 44 तक पढ़े। अब हम पढ़ेंगे रसीद बुकों का प्रारूप और उनकी अभिरक्षा कैसे होती है वो पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा नियम 42 सरकारी धनराशि, जो सामान्य नियम है 42, 43, 44। ये जो मित्रों आपके सामान्य नियम है ना, ये 3 नियमों में है, 42, 43 और 44। इनमें से 42 जो है वो कह रहा है कि सरकारी धनराशि की प्राप्त करने की विधि सरकारी कार्यालय, कोषागार या बैंक में जमा होगी। चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट या नगद के रूप में होगी। 500 रुपये से अधिक नहीं होगी। केवल और केवल एक कंडीशन में 500 रुपये का अधिक होगी। प्लेलिस्ट बन चुकी है, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया। नियम 43 मित्रों कह रहा है सिक्के, नोट जो लीगल टेंडर होंगे वो ही जमा करवा सकेंगे, ऐसा नहीं जो नोट बंद हो गए उनको जमा करवाएंगे। फिर जो है नियम 44 कह रहा है हेडिंग तो इसकी सिर्फ चेकों के द्वारा है, और चेकों के साथ साथ मित्रों नगद की भी बात करता है, बैंकर्स चेक की भी बात करता है,
बैंकर्स ड्राफ्ट की भी बात करता है और इसके साथ साथ ई ग्रास से भी बात करता है। ई ग्रास से ऑनलाइन की भी बात करता है और ई ग्रास से मैनुअल की भी बात यही नियम करता है। नियम 44 कह रहा है कि चेकों द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति किस तरह से होगी, ये हमने अच्छे से पढ़ा। चेक के बाद हमें प्राप्त अगर चेक बाउंस हो गए तो क्या प्रावधान है, और बैंक ड्राफ्ट से कैसे होगी, बैंकर्स चेक से जो सरकारी राशि प्राप्ति कैसे होगी, ई ग्रास से कैसे प्राप्ति होगी। ई ग्रास से पहले हमने ऑनलाइन के बारे में पढ़ा, फिर ई ग्रास से हमने सारी सिस्टम देखा, फिर ई ग्रास से हम मैनुअल कैसे भुगतान होगा सरकार को वो देखा, रिफंड की प्रक्रिया क्या रहेगी, विभाग की भूमिका क्या रहेगी और बैंक की भूमिका क्या रहेगी। ये सब चीज़ें हमने नियम 42, 43, 44 चैप्टर 4 के पहले जो खंड है उसमें हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है यहाँ से, रसीद बुकों का प्रारूप और उसकी अभिरक्षा कैसे होगी। फॉर्म एंड कस्टडी ऑफ रिसिप्ट बुक, नियम 45 कर रहा है रसीद बुकों का प्रारूप, और ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो। रसीद बुकों का प्रारूप, मशीन से अंकित संख्या वाली रसीद बुक, इसका जो प्रारूप है वो GA 55 में है। सामान्य विभागों के लिए GA 55 में है और शिक्षा विभागों के लिए GA 56 में। ये सारे GA मैं आपको अलग से एक क्लास में करवा चुका हूँ, 2 अलग अलग क्लास है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको सारे के सारे GA नए पुराने सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। तो नियम 45 के अनुसार रसीद बुकों का प्रारूप GA 55 में सामान्य विभाग के लिए और GA 56 में शिक्षा विभाग के लिए गवर्नमेंट प्रेस राजकीय मुद्रणालय से ही प्राप्त की जा सकेगी। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी रसीद देने के लिए यही मानक प्रपत्र काम में लेंगे जो उनको गवर्नमेंट प्रेस से मिली है। अब शिक्षा विभाग के लिए GA 56 मिली है और अन्य सभी सामान्य विभागों के लिए GA 55 मिली है। ये बात करा नियम 45। यदि किसी विभाग या कार्यालय की सुविधा के अनुसार उस विभाग के विभागीय विनियमों द्वारा रसीद का कोई और प्रारूप निर्धारित किया गया है तो वो अपने कर्मचारी उस प्रारूप को काम में ले सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। खाली रसीद बुक जो कैशियर है, खजांची है या रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी है उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में ताले में रखी जाएगी। खाली जो है रसीद बुक खाली जो रहेगी ना, तो उस कार्यालय में जो रसीद बुक को हैंडल करता है या तो वो कैशियर करता है अगर कार्यालय में कैशियर है तो, और कैशियर नहीं है तो किसी न किसी अधिकारी को, किसी न किसी कर्मचारी को इसके लिए ऑथराइज कर रखा है, वो कर्मचारी, वो ऑथराइज किया हुआ जो कर्मचारी है उसकी व्यक्तिगत कस्टडी में रखी जाएगी। नियम 45 में हमने GA 55 देखा, उसमें रसीद बुकों का प्रारूप है सामान्य के लिए और GA 56 में रसीद बुकों का प्रारूप है शिक्षा विभाग के लिए। उपयोग में लेने से पूर्व रसीद बुक में दिए गए पन्नों की संख्या, कितने पन्ने हैं रसीद बुक में, उन पन्नों की संख्या गिनकर उसका परिणाम रसीद बुक में जो आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर लिखा जाएगा। आपने रसीद बुक ले ली, फिर कितने पन्ने उसमें, वैसे तो वहाँ पर आपको पेज नंबर लिखे हुए मिलते हैं, रसीद नंबर लिखे हुए मिलते हैं, आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी पेज जो अंदर से फटा हुआ तो नहीं है। फिर आसानी से दिखाई देने वाला स्थान जो फ्रंट पेज हो वहाँ पर लिख देते हैं और DDO द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उपयोग में ली गई रसीद बुकों की दूसरी प्रति कार्बन कॉपी कैशियर की अभिरक्षा में रहेगी। पहले आपने रसीद बुकें कलेक्ट करके काउंट करके लिख दी और वहाँ पर DDO को साइन करवा ली। अब जैसे ही आपने उपयोग करने के बाद 2 प्रतियां होती है, जो कार्बन कॉपी वो हमेशा से कैशियर के पास ही रहेगी। रसीद बुकों का लेखा, कार्यालय में रसीद बुकों की प्राप्ति, उनका उपयोग में लेना और शेष रसीद बुकों का उचित लेखा संधारित किया जाएगा। अब ये तो था नियम 45। अब नियम 46 भुगतानकर्ता को रसीद देना, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। नियम 45 रसीद बुक का प्रारूप का उल्लेख करता है, नियम 46 कह रहा है भुगतानकर्ता को रसीद आपको देनी ही देनी है। सरकार की ओर से कोई भी राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी भुगतान करने वाले व्यक्ति को रसीद अवश्य प्रदान करेगा। रसीद पर कार्यालय अध्यक्ष, हेड ऑफ ऑफिस या उसके द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी इस बात की पुष्टि करेगा कि रसीद में उल्लेखित राशि की रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी गई। आपने सरकारी कार्यालय में रसीद दी है और उस रसीद से जो राशि प्राप्त हुई है वो आपकी केस बुक में एंट्री उसकी हो गई है। इसके लिए या तो DDO या उसकी ओर से कोई गजेटेड ऑफिसर इस बात की पुष्टि करेगा, और ये कह रहा है नियम 46। उपयुक्त नियम में किसी बात के अंतर्निहित होते हुए भी निम्नलिखित श्रेणी के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी, नॉन गजेटेड कर्मचारी भी भुगतानकर्ता को दी जाने वाली रसीद पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। इसको समझने के लिए वापस बैक आओगे तो 46 नंबर में ये लिखा है नियम 46 में कि भुगतानकर्ता को जो रसीद देंगे उस रसीद पर या तो DDO या DDO की ओर से, ये क्या लिखा, ये लिखा राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर होना जरूरी है, वो ये सर्टिफाइड करेगा। अगर मान लो किसी कार्यालय में आपको यहाँ कह दें कि राजपत्रित अधिकारी सर्टिफाइड करेगा, तो वो कौन कौन से, वो ये दे रखें, ये दे रखें कि उपयुक्त नियम में किसी बात के अंतर्निहित होते हुए भी जो नीचे दी गई श्रेणी है उसके नॉन गजेटेड कर्मचारी भी भुगतानकर्ता को दी जाने वाली रसीद पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। तो इनमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है।
कौन कौन? पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर चुका कैशियर या कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार या कनिष्ठ लेखाकार या नायब तहसीलदार या सिंचाई राजस्व उपनिवेशन विभाग में समान पदों के अधिशासी अधिकारी। ये नॉन गजेटेड है, ये सारे क्या है? अराजपत्रित पद है। और इस अराजपत्रित पद पर अधिकारी जो कर्मचारी बैठा है वो भी उन रसीद बुकों को प्रमाणित कर सकता है। सामान्यतः तो रसीद बुकों पर डीडीओ या राजपत्रित अधिकारी ही प्रमाणित करता है, लेकिन ये जो हम इस लिस्ट में देख रहे हैं इनको इसमें विशेष छूट मिली है। कौन कौन सी? पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर चुका कैशियर, कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार या कनिष्ठ लेखाकार, नायब तहसीलदार या सिंचाई राजस्व उपनिवेशन विभाग के समान पदों के अधिशासी अधिकारी। और इसके बाद कुछ और है, राजस्थान पुलिस का उप निरीक्षक, न्यायालयों के नाजीर, आबकारी आयुक्त और भंडार गृह वेयर हाउस के प्रभारी निरीक्षक और चौकी का प्रभारी बिक्री कर निरीक्षक, सर्किट हाउस का प्रभारी, न्यायाधीश का रीडर जिसने प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न होने पर उपकोषागार में जमा कराए गए भू राजस्व संग्रह के बारे में तहसील राजस्व लेखाकार। ये भी सारे कौन है? ये भी मित्रों सारे अराजपत्रित कर्मचारी है, लेकिन ये कार्यालय में उपयोग की गई रसीद बुकों को अटेस्ट कर सकते हैं। सामान्यतः तो राजपत्रित कर्मचारी करते हैं। खान फोरमैन, वन विभाग का नाकेदार, पटवारी, तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार या अन्य प्राधिकृत अराजपत्रित कर्मचारी और देवस्थान संभाग के प्रबंधक। ये भी कौन है? ये भी आपके सारे के सारे अराजपत्रित कर्मचारी है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। वापस से देखते हैं कि क्या क्या बात कही गई है। कि भुगतानकर्ता को रसीद देने की बात कही गई है नियम 46 में। अब भुगतानकर्ता को रसीद तो दी जाएगी, उस रसीद पर कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस या उसके द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी साइन करेगा और ये पुष्टि करेगा कि जो भी इस रसीद के माध्यम से हमने राशि कलेक्ट की है वो हमने कैश बुक में लिख ली। सामान्यतः किस कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष या राजपत्रित। लेकिन कुछ अराजपत्रित वर्ग के कर्मचारी भी ऐसा कर सकते हैं, वो ये हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने मैंने रखी। ये है बिलों से वसूली पर रसीद कैसे दी जाएगी? जब राशि की वसूली नगद में नहीं होकर किसी बिल के भुगतान में से कटौती द्वारा की जाती है, मतलब कोई एडजस्टमेंट करना है किसी बिल में, तो भुगतानकर्ता की विशेष मांग पर ही रसीद दी जाएगी। भुगतानकर्ता को दी जाने वाली रसीदों पर मूल लिखावट में तथा प्रस्तुत नियम 54(2) के अनुसार भुगतान हेतु प्रस्तुत चालान की प्रतियों में राशि को शब्दों और अंकों में लिखा जाएगा। नकद राशि प्राप्त या भुगतान प्राप्त की मुहर लगाई जाएगी और उस पर पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे। चालान की अन्य प्रतियों पर इस मुहर पर उसमें पहले से दर्शाई गई राशि पर इनिशियल किए जाएंगे। राशि प्राप्त करने के चालान पर रसीद स्वीकृति के रूप में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल मूल प्रति पर पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक है, अन्य प्रतियों पर वह इनिशियल करेगा। तो ये था नियम 46। और नियम 46 जो हमने कहा वो अच्छे से हमने देखा। अब आगे आते हैं नियम 47 की और ये नियम 47 के साथ आपका दूसरा भाग जो है वो पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरे भाग का फिर से रिवीजन करेंगे। रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी करना। मान लीजिएगा आपने किसी रसीद से जो है कार्यालय में ले लिया और रसीद खो गई, तो क्या उसकी डुप्लीकेट प्रति जारी की जा सकती है? तो देखिए, ये पिछली बार लास्ट एग्जाम में आ चुका एक सवाल का ऑप्शन है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत सरल सरल से सवाल आते हैं। मूल रसीद खो जाने के आधार पर कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राप्त की गई राशि के लिए दी गई रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी नहीं करेगा। मान लीजिएगा मिस्टर एक्स आपके ऑफिस में आया, उसने 03 क्रमांक जो रसीद है वो रसीद ले ली और उसमें जो भी राशि थी वाई राशि को आपने कार्यालय में जमा करा दिया। मिस्टर एक्स फिर से आता है कि ये जो मैंने वाई राशि आपके जेड ऑफिस में जमा करवाई, इसकी मेरी जो मूल रसीद थी नंबर 03 ये खो गई है, आप मुझे डुप्लीकेट दो। तो आप उस व्यक्ति की इस अभिकथन, इस कहने पर कि मेरी मूल रसीद खो गई है, इसके आधार पर डुप्लीकेट प्रति जारी नहीं कर सकते। नियम 47 ये कह रहा है। मूल रसीद खो जाने के आधार पर कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राप्त की गई राशि के लिए दी गई रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी नहीं करेगा। यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो जाए तो सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए निर्धारित फीस का भुगतान करने पर केवल ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इस दिन इस लेखे में यह राशि व्यक्ति से प्राप्त की है। आप डुप्लीकेट रसीद नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए यदि ज़रूरी हो तो उस व्यक्ति से जो आपसे डुप्लीकेट रसीद देने के कह रहा है उसे निर्धारित फीस जो सरकार ने निर्धारित की है वो लेंगे और एक प्रमाण पत्र देंगे कि भाई इस व्यक्ति से हमने इस तारीख को ये राशि जो है प्राप्त की है, लेकिन डुप्लीकेट रसीद आप नहीं दे सकते। ये बात कह रहा है नियम 47। मूल प्रति खोने पर डुप्लीकेट रसीद जारी किया जाना मना है, परंतु ऐसे प्रकरणों में जिनमें डुप्लीकेट रसीद तैयार कर मूल प्रति के साथ संलग्न करना नियम अनुसार या सरकार के विशेष आदेशों से आवश्यक है, वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होता।
किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी दिन कोई राशि जमा करने के संबंध में प्रमाण पत्र, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि रसीद की जगह, डुप्लीकेट रसीद की जगह आप ये सर्टिफाइड प्रमाण पत्र दोगे कि आपने इस व्यक्ति से इस तिथि को यह राशि प्राप्त की है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी दिन कोई राशि जमा कराने के संबंध में प्रमाण पत्र निर्धारित फीस प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा। जो गवर्नमेंट की फीस है वो आपको उसमें लेनी है उस व्यक्ति से। ऐसे प्रमाण पत्र केवल उन डिपॉजिट्स या क्रेडिट्स के संबंध में ही जारी किए जाएंगे जिनकी प्राप्तियां कोषागार में उपलब्ध चालान की प्रति तथा प्राप्तियों की अनुसूची दोनों से ही सत्यापित हो जाए। 3 वर्ष से अधिक पुरानी ऐसी जमाएं, यहाँ ध्यान रखना ये अवधि का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक पुरानी ऐसी जमा जिनका कोषागार में सुरक्षित रखी गई चालान की प्रति से सत्यापन करना संभव नहीं हो, उनके लिए यह प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जा सकता। कुल मिला के आपको ये बात कहनी है कि कोई भी आपके पास मिस्टर एक्स आता है कि मेरे डुप्लीकेट जो रसीद है वो मुझे दो, तो आप नहीं दे सकते। आप एक प्रमाण पत्र दे सकते हैं और उसके लिए भी आपको उस व्यक्ति से फीस लेना है और फीस लेकर के आप जो ट्रेजरी में जो आपने जमा करवाए उस चालानों की प्रति के साथ मिलान करना है और फिर उस व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र दे देना है कि इस व्यक्ति से हमने ये राशि इस तिथि को प्राप्त की है। और 3 साल से अधिक पुरानी भी आप नहीं दे सकते, ये कह रहा नियम 47। एक बार फिर से मित्रों, इस जो उपभाग 2 था उस उपभाग 2 का हम फिर से दोबारा से अध्ययन कर लेते हैं। नियम 45, 46 और 47। 45 कह रहा रसीद बुकों का प्रारूप, GA 55 सामान्य विभाग के लिए, GA 56 शिक्षा विभाग के लिए। क्या क्या किस तरह से हमने देखी, इसमें बहुत अच्छे से देखी। नियम 46 कहता है भुगतानकर्ता को रसीद देना, उसके लिए या तो DDO देगा या DDO की ओर से गजेटेड ऑफिसर देगा, लेकिन कुछ नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय भी ये दे सकते हैं, वो ये रहे। फिर बिलों से वसूली और इसके बारे में हमने देखा। फिर नियम 47 देखा, रसीदों की डुप्लीकेट प्रति किसी हालत में जारी नहीं की जाएगी और केवल जो है मित्रों प्रमाण पत्र ही जारी किया जाएगा कि इस व्यक्ति से इस तिथि को हमने इस मद में ये जो राशि है वो प्राप्त की है। अब आगे तीसरा उपभाग पढ़ते हैं। यह है नकद का कार्य करने वालों के लिए निर्देश। और ये जो मित्रों हैं ये आपका तीसरा भाग है। नियम 48 से लेकर के नियम 53 सरकारी कार्यालय में जो कैश का काम करते हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बात करते हैं। नियम है 48 सरकारी धनराशियों का लेखांकन। सभी सरकारी कार्यालयों में नकद संभालने और इसके लिए प्राधिकृत कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। कौन कौन से नियम पालन करने होंगे? सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रपत्र GA 48 इसमें एक रोकड़ पुस्तिका मेंशन करेगा। इन सब GA को मैं आपको अलग से लिखवा चुका हूं। और GA 51 में मनी ऑर्डर्स, GA 51 में मित्रों मनी ऑर्डर्स, चेक और ड्राफ्ट जो डाक से प्राप्त हुए उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। ये उनके लिए पहली बात कही गई नियम 48 में। GA 48 रोकड़ पुस्तिका कैश बुक, GA 51 मनी ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट आदि का एक रजिस्टर इसमें मेंशन करेगा। कोई भी लेन देन होते ही उसे केस बुक में उसकी एंट्री की जाएगी और कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जांच कर उसे अटेस्टेड किया जाएगा। यह दूसरा नियम, उसको ध्यान रखना। आबकारी विभाग के भंडार में लिपिक द्वारा लिखी गई और संधारित रोकड़ पुस्तिका जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी यदि भंडार उसके मुख्यालय में स्थित हो, अन्यथा उसे आबकारी निरीक्षक उसको अटेस्टेड कर देगा। रसीद, प्राप्ति चालान और वाउचरों को देखकर रोकड़ पुस्तिका को प्रतिदिन बंद किया जाएगा। मतलब डेली कैश बुक खुलेगी, उसमें एंट्री होगी, जो रसीद आई, वाउचर आए उसको एंट्री की, जो व्यय हुए उसको एंट्री की और फिर डेली ही उसको बंद किया जाएगा। इन सब की कनिष्ठ लेखाकार और लेखाकार या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जांच की जाएगी। किसके? कैश बुक की। डेली कैश बुक भरने के लिए वैसे कनिष्ठ लेखाकार हो ही ऑथराइज है, लेकिन किसी कार्यालय में कैश बुक भरने के लिए कनिष्ठ लेखाकार पदस्थ ही नहीं है तो दूसरा कर्मचारी इसको देखेगा। रसीद, प्राप्ति चालान, वाउचर को देखकर रोकड़ पुस्तिका को प्रतिदिन बंद किया जाएगा तथा इन सब की कनिष्ठ लेखाकार या लेखाकार एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जांच की जाएगी। यदि कार्यालय में लेखाकार, अकाउंटेंट या कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट उपलब्ध नहीं हो तो कैश बुक लिखने वाले कर्मचारी के अलावा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नामित कोई और कर्मचारी उस रोकड़ पुस्तिका, उस कैश बुक की डेली जांच करेगा। लिखने वाला क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अपनी गलती दोबारा से फिर से पकड़ में ले ही नहीं पाएगा। रोकड़ पुस्तिका के प्रारंभिक और अंतिम शेष, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों सहित योगों का अटेस्टेड करेगा और उसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा कि ये सब चीज़ें सही है और ये डेली का काम है। रोकड़ पुस्तिका में एक बार आपने कोई एंट्री कर दी तो फिर उसे मिटाना, उस पर ओवर राइटिंग करना, ऊपर लेखन करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, पूर्ण रूप से मना है। यदि कोई गलती होने का पता चलता है
तो उस अशुद्ध प्रविष्टि पर पेन से एक रेखा खींचनी है और इन रेखाओं के बीच में आपको लाल स्याही से शुद्ध प्रविष्टि करनी है और उस पर आपको कार्यालय अध्यक्ष से हस्ताक्षर इनिशियल्स दिनांक सहित करवाने हैं। कार्यालय में प्राप्त की गई राशि को कोषागार नियमों के अनुसार विहित अवधि में तुरंत आपको जमा करवाना। आपके पास उसको कैश में नहीं रखना है, उसको तुरंत बैंक में या ट्रेजरी में जमा करवाना है। जब सरकारी कर्मचारी की अभिरक्षा में सरकारी धनराशि का कोषागार या बैंक में भुगतान किया जाता है तो ऐसा भुगतान करने वाला कार्यालय अध्यक्ष चालान पर कोषागार अधिकारी की या बैंक की रसीद से कैश बुक में की गई प्रविष्टियों का मिलान करेगा तथा उसके बाद उसे अभिप्रमाणित करके उससे पूर्व अपना समाधान करेगा कि राशि वास्तव में कोषागार और बैंक में जमा करा दी गई। इसको ऐसा समझो, ये आपका हेड ऑफ ऑफिस है, इसके ऑफिस में ये कैश बुक मेंटेन है। इस कैश बुक में मान लीजिएगा एक दिन का 1 लाख रुपए केस आया सरकारी कार्यालय में जमा के रूप में, इस 1 लाख का आपने चालान बनाया और ये राशि नगद ले जाकर के बैंक में जमा करवा दी और उस 1 लाख वाले को वापस जाकर के केस बुक में आपने उस रिसिप्ट को लिख लिया। ये सारा काम कार्यालय अध्यक्ष को जांच करना है। कार्यालय में छुटपुट व्ययों की पूर्ति के लिए जो एडवांस दिया जाता है उसके बारे में आपको पहले से इस नियम में लिखा गया है, देखते हैं क्या लिखा है। कार्यालय के छुटपुट व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा सामान की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी का या अग्रिम के बिल पर जो टेम्पररी लेना है या एडवांस लेना है उनको रोकड़ पुस्तिका में भुगतान पक्ष की ओर से लाल स्याही में लिखना है और जब बाद में उसका समायोजन किया जाएगा तो उसको जो है इनकम पक्ष में लिख दिया जाएगा। माह के अंत में नगद शेष का विवरण निकालकर कैश बुक में दर्शाया जाएगा। कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का विवरण कर्मचारियों के नाम के तथा भुगतान की तिथि के सामने लिखा जाएगा और दिन के अंत में कैश बुक हस्ताक्षर करने वाला सरकारी कर्मचारी उस दिन की समस्त प्रविष्टियों जो उसने एंट्री की है जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शामिल है इसके सही होने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है जिसने उस दिन कैश बुक भरी है या कैश बुक भरने के लिए उसको प्राधिकृत किया गया है। नियम 48 था वो मित्रों जो सरकारी राशि नगद में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन थे, ये सारे इंस्ट्रक्शन है। नियम 49 कह रहा है गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाए, ये भी पिछले एग्जाम में आपके आया हुआ है, एक ऑप्शन में आया हुआ है। नॉन गवर्नमेंट मनीज नॉट बी मिक्सड विथ गवर्नमेंट मनीज, सरकारी धनराशि का लेन देन करने वाला जिसके लिए आपको क्या है कैश बुक मेंटेन करनी है सरकारी राशि के लिए GA 48 और जो नॉन सरकारी राशि है उसके लिए GA 50 में एक अलग कैश बुक होगी, वो अभी हम देखते हैं। सरकारी धन का लेन देन करने वाला कर्मचारी विशेष अनुमति के बिना अपनी पदीय स्थिति अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसका प्रयोग करते हुए गैर सरकारी राशि का लेन देन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इन रूल्स में इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको अच्छे से याद रखना है। किसी विशेष स्वीकृति से अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में सरकारी एवं गैर सरकारी राशि दोनों का लेन देन करने वाला कोई भी कर्मचारी इन दोनों राशियों को पूरी तरह से अलग रखेगा। पहली बात तो सरकारी राशि का लेन देन करने वाला व्यक्ति गैर सरकारी राशि के लेन देन करेगा ही नहीं, लेकिन आपको कोई विशेष ऑर्डर दिए गए हैं इस तरह के करने के तो आप इन दोनों राशियों को अलग अलग रखेंगे और गैर सरकारी राशि से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड अलग लेखा पुस्तिका में रखा जाएगा जो सरकारी लेखाओं से पूरी तरह से अलग होगा। अब नियम 50 कह रहा है गैर सरकारी राशि का लेन देन कैसे करेंगे, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी पदीय स्थिति में प्राप्त की गई गैर सरकारी राशि राज्य के लोक लेखे में ही रखी जाएगी, ये ध्यान रखना। जो गैर सरकारी राशि है वो पब्लिक अकाउंट में जाएगी और जो सरकारी राशि है वो संचित निधि में जाएगी। सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी पदीय स्थिति में प्राप्त की गई गैर सरकारी राशि राज्य के लोक लेखे पब्लिक अकाउंट में ही रखी जाएगी। गैर सरकारी राशि में व्यवहार निम्नानुसार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, गैर सरकारी राशि निधि का लेन देन करने वाले कर्मचारी कार्यालय को विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ट्रेजरी में एक आपको PD अकाउंट व्यक्तिगत जमा खाता खुलवाना पड़ेगा। समस्त गैर सरकारी राशि प्राप्त होते ही कोषागार में खोले गए PD अकाउंट में आपको जमा करवानी है। इस राशि निधि का लेखा राजकीय राशि के लेखों से पूर्णतः अलग होगा और इसके लिए प्रपत्र GA 50 में एक अलग केस बुक एक अलग रोकड़ पुस्तिका इसमें मेंशन होगी। इसके साथ साथ आपको प्रपत्र GA 48 जिसमें भी केस बुक की बात की गई है और ये सारे GA में एक अलग वीडियो में आपको 2 अलग वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में बता चुका हूँ। तो GA 48 केस बुक जो जनरल है उसकी बात की गई है और GA 50 जो सरकारी राशि के लिए PD खाते की केस बुक है, इन दोनों की बात की गई है। डाक से प्राप्त होने वाले समस्त चेकों और मनी ऑर्डर्स की प्रविष्टि सर्वप्रथम GA 51 में ये हमने देख रखा है उसमें की जाएगी और संधारित कर मनी ऑर्डर्स चेक ड्राफ्ट आदि के रजिस्टर में की जाएगी। उसके बाद उसे केस बुक में उनकी प्रविष्टि की जाएगी और उन पर कार्यालय अध्यक्ष या संस्थान अध्यक्ष द्वारा इनिशियल किए जाएंगे। चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट की केस बुक में प्रविष्टि बैंक से भुगतान प्राप्त हो जाने के पश्चात
की जाएगी। जैसे ही आपके ऑफिस में, जिस ऑफिस में आप ये काम करते हो नगद का, आपको कोई भी सरकारी राशि की प्राप्ति चेक से होती है, तो जीए अकाउंट में जो रजिस्टर मेंटेन है उसमें आपको एंट्री करनी है, फिर उसको बैंक में लगाना है। बैंक में इनकेशमेंट हो गया तो आपको उसको अपनी कैश बुक में लिखना है। कोषागार से राशि का आहरण करने हेतु पीडी खाता परिचालित करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक ट्रेजरी में प्रस्तुत करने होंगे। किसी निधि के नियमन हेतु बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार ही इस निधि से भुगतान किया जाएगा। और लेखा परिचालित करने वाले कार्यालय अध्यक्ष या संस्थान अध्यक्ष लघु खर्चों के लिए निधि की प्राप्तियों का सीधे उपयोग कर सकता है। निधि को परिचालित करने वाला अधिकारी उसमें किए गए लेन देन के लेखांकन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस निधि से पैसे निकाले और उसका जिस फंड से यूज करना उसी फंड में यूज करे। इन फंड्स के लेखों की महालेखाकार या निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा विस्तृत ऑडिट की जाएगी। किसकी? जो लोक लेखा में जाएगी। उनकी ऑडिट कौन करेगा? या तो राजस्थान सरकार का एजी करेगा, अकाउंटेंट जनरल करेगा, या स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का महानिदेशक इनकी जो है ऑडिट कर सकेगा। नियम 51 नकद शेष का सत्यापन, ये भी पिछले एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो लेकिन एक चैप्टर का एक वीडियो आपके लिए सूटेबल रहेगा। और अभी तक आप जो देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे से समझ में आ रही है। नियम 51 कह रहा है नकद शेष का आपको सत्यापन करना है। कैसे करना है, कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नकद शेष का सत्यापन प्रत्येक माह के अंत में कब करेगा? हर महीने के लास्ट में, कि भाई जो नगद शेष है वो वेरीफाई, वो बैंक में जो जमा नहीं करवाएगा, जो हमारे पास केस है वो केस वास्तव में है कि नहीं, या कर्मचारी अपने लिए व्यय कर चुका है, ऐसा तो नहीं है। तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नगद शेष का सत्यापन प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय अध्यक्ष केस बुक में नगद शेष का सत्यापन करेगा तथा इसका प्रमाण पत्र अंकित कर मैं दिनांक अपने हस्ताक्षर करेगा। माह में एक बार कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच भी करेगा, केस बुक की अचानक से भी जांच कर लेगा और नगद शेष का सत्यापन कर इसका प्रमाण पत्र अंकित कर मैं दिनांक प्रस्तुत करेगा। अब उसके बाद जो है विभाग में पदस्थापित लेखाधिकारियों एवं निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के अधिकारी द्वारा भी नगद शेष का सत्यापन किया जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ऊपर के हायर अथॉरिटी है वो भी आपके केस का है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कार्यालयों में अत्यधिक नगद शेष नहीं रहे तथा तुरंत भुगतान के लिए जो आवश्यक होने पर ही राशि को कोषागार से आहरित किया जाए। कि भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी ऑफिस में नगद बहुत ज़्यादा पड़ा है, आप उसको ट्रेजरी में या बैंक में जमा नहीं करा रहे, इसके लिए या आपको ज़रूरत हो तो ही आप बैंक से कैश निकालो। इस दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए लेखाधिकारी या निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के अधिकारी किसी भी समय आपका नगद जो है उसका सत्यापन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कार्यालय में अत्यधिक नगद शेष नहीं रहे तथा तुरंत भुगतान के लिए आवश्यक होने पर ही राशि को कोषागार से आहरित किया जाए तथा प्राप्त की गई राजकीय राशि को बिना रोके अविलंब कोषागार में जमा करा दिया जाए। विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष के नगद शेषों की आकस्मिक जांच की जा सकती है। इनके द्वारा विभाग में पदस्थापित वित्तीय सलाहकार कर सकता है, मुख्य लेखाधिकारी कर सकता है, वरिष्ठ लेखाधिकारी कर सकता है, लेखाधिकारी कर सकता है, सहायक लेखाधिकारी कर सकता है, और ये प्रत्येक 3 महीने में आकस्मिक जांच कर सकते हैं। निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के निदेशक, उप निदेशक निरीक्षण, सहायक लेखाधिकारी प्रभारी और आंतरिक जांच दल का प्रभारी भी इन आपके जो केस का है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे सत्यापन आकस्मिक जांच के परिणाम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में वित्त विभाग को अग्रेसित किए जाएंगे। इन जांच का परिणाम अब है केस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कस्टडी ऑफ केस है वो कैसे है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके लिए कैसा रहेगा, वो चीजें नियम 52 में लिखी गई है। कार्यालय अध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी, या तो कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ राशि को बैंक में जमा कराने के लिए, बैंक ले जाने या उपयोग के लिए राशि बैंक से लाने के लिए उचित सुरक्षा बंदोबस्त करेगा। यानी कि आपके कार्यालय में जितनी भी राशि आपको बैंक में जमा करानी है या बैंक से विड्रॉ करके आपके कार्यालय तक लाना है कैश, तो उस सब की सुरक्षा बंदोबस्त या तो डीडीओ करेगा या कार्यालय अध्यक्ष करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बैंक में राशि लेने और ले जाने की अनुमति मित्रों इसमें है जो नहीं होगी, बाकायदा इसके लिए या तो खजांची या वरिष्ठ लेखाधिकारी ही काम करेगा। और नियम 53 कह रहा है नकद राशि की अभिरक्षा। जैसे ही आप अपने कार्यालय में नकद राशि लेके आए उसको किस तरह से कस्टडी में रखोगे, कैसे अलमारी में रखोगे, इसकी बात कही गई है। कोषागार या बैंक की अभिरक्षा के अतिरिक्त कार्यालय में रखी गई राजकीय राशि, किसकी? जो ट्रेजरी में पड़ी है उसको छोड़ दो, जो बैंक में पड़ी है उसको छोड़ दो, जो आपके कार्यालय में पड़ी है, कहाँ पड़ी है? आपके ऑफिस में पड़ी है। वो आई कैसे? या तो आप बैंक से विड्रॉ करके लाए या आपके ऑफिस में आपने रसीद जारी करके वो राशि वसूल की। तो कोषागार या बैंक की अभिरक्षा के अतिरिक्त कार्यालय में रखी गई राजकीय राशि को एक तिजोरी में रखा जाएगा जिसमें अलग अलग प्रकार के 2 ताले होंगे। एक ताले की सभी चाबियां एक ही व्यक्ति के पास और दूसरे ताले की चाबियां
पहले ताले की चाबियों से अलग और यथासंभव अलग अलग व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जाएगी। यह तिजोरी चाबियों की दोनों कस्टोडियन की मौजूदगी में ही खोली जा सकेगी। यदि आपके ऑफिस में पुलिस गार्ड उपलब्ध है तो गार्ड का प्रभारी एक ताले की चाबी अपनी अभिरक्षा में रखेगा और जब भी तिजोरी खोली जाएगी या पुनः बंद की जाएगी तब वो दोनों स्थिति में वहां पर उपस्थित रहेगा। किसी प्रकरण विशेष में कार्यालय द्वारा लेन देन की राशि या कैशियर द्वारा ली गई किसी प्रतिभूति की सीमा के औचित्य के आधार पर राज्य के धन की सुरक्षा को प्रभावित किए बिना विभागाध्यक्ष कोई सरल या कम लागत वाली कोई प्रक्रिया है तो उसको अपनाने की अनुमति दे सकता है। अब उसकी डुप्लीकेट चाबियां कहाँ रखनी होगी तो इसके बारे में भी पिछली बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है मित्रों, तो यहां से भी ध्यान रखना है। तिजोरियों की डुप्लीकेट चाबियां कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सील करके, इसको सील कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सील करके अपने से ठीक उच्चतर प्राधिकारी, अपने से जस्ट नेक्स्ट हायर जो अथॉरिटी है उसकी अभिरक्षा में रखी जाएगी और इसके लिए प्रपत्र G51 भी मेंशन किया जाएगा। G51 मैंने कहा आपको 2 बार मेंशन किया जाएगा। एक तो किसी भी कार्यालय में रजिस्टर में उन बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट और चेक जो डाक से प्राप्त हुए उनका रजिस्टर होगा और दूसरा G51 में आपके डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर भी मेंटेन होगा। कार्यालय अध्यक्ष अपने तिजोरियों की चाबियों को, डुप्लीकेट चाबियों को ठीक से सील करके अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को G51 में सौंप देगा और प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इन चाबियों की जांच के लिए प्राप्त करेगा और पुनः सील करके वापस से चेक करके उन तिजोरियों को खोल करके चाबी सही है, सही से लग रही है कि नहीं लग रही है, वापस पुनः सील करके उसी के पास जमा करवा देगा और चाबियों के रजिस्टर में यह नोट अंकित किया जाएगा कि चाबियों को सही पाया गया है। विभागीय तिजोरी को कोषागार में रखना। किसी विभागीय तिजोरी को सुरक्षित अभिरक्षा के उद्देश्य से कोषागार में रखे जाने पर, अगर मान लो किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी कार्यालय की तिजोरी आप ट्रेजरी में रखते हो तो उसके लिए उसकी जो चाबियां है मित्रों, जो आपने अपने डिपार्टमेंट की ट्रेजरी में रखी है उसमें जो चाबियां है उस कार्यालय का डीडीओ उसके पास ही रहेगी और उसमें रखी राशि के लिए ही डीडीओ ही उत्तरदायी होगा, न कि कोषाधिकारी। बस आप अपने ऑफिस की एक तिजोरी, डीडीओ जो है अपने ऑफिस की एक तिजोरी ट्रेजरी में रख सकता है पर उसकी चाबी उस डीडीओ के पास ही रहेगी और उसके लिए उत्तरदायी भी वो डीडीओ रहेगा, न कि कोषाधिकारी रहेगा। अब देखिए वापस से इस उपनियम का जो है हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जो तीसरा हमारा जो खंड था मित्रों, इसका वापस से रिवाइज कर लेते हैं। नगद कार्य करने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन 48 में सरकारी धनराशियों का लेखांकन की बात कही गई थी कि किस तरह से आपको लेखांकन करना है, कौन कौन से जीए मेंटेन करने, ये सब बातें इसमें लिखी गई है। कैश बुक किस तरह से लिखनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, ये सब बातें। नियम 49 में ये लिखा, 49 में ये लिखा कि गैर सरकारी राशि सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाई जाएगी। तो गैर सरकारी राशि का लेन देन कैसे होगा वो नियम 50 में लिखा है कि उसके लिए पीडी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अलग से कैश बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, ये सब इंस्ट्रक्शन उसके लिए। नियम 51 कह रहा है कि नगद शेष का आपका सत्यापन होगा, कौन कौन कर सकता है, कब कब कर सकता है, इन सब के बारे में आपको लिखा गया। नियम 52 किसी भी कार्यालय में केस की सुरक्षा से संबंधित बातों को लेकर के कहा गया। और नियम 53 नगद राशि की अभिरक्षा की जो कार्यालय में है उसकी कही गई है, किस तरह से तिजोरियों में रखी जाएगी, कैसे खोली जाएगी, किस तरह से तिजोरियों की डुप्लीकेट चाबियां होगी और विभागीय तिजोरी को यदि आप उसमें रखते हो तो कौन कौन जिम्मेदार होगा। अब है नियम 54 कोषागार में भुगतान। नियम 54 से लेकर के नियम 57 तक इसमें मित्रों आपका उल्लेख है। 54, 55, 56, 57। कोषागार बैंक में राशि जमा कराने के तरीके क्या क्या होंगे। कोषागार में, ट्रेजरी में या बैंक में कोई भी राशि का भुगतान आप कैसे कर सकते हो? नगद में कर सकते हो, ई भुगतान कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो, बैंकर्स चेक से कर सकते हो और पोस्टल ऑर्डर से कर सकते हो। कोषागार या बैंक में राशि का भुगतान नकद, ई भुगतान, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर इनके माध्यम से ही किया जा सकता है। चालान के माध्यम से कैसे जमा होगा? कोषागार या बैंक में सरकारी खातों में राशि जमा कराने वाले व्यक्ति को प्रपत्र G57 में एक चालान प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसे भुगतान की प्रकृति किस हेड का है वो है, भुगतान करने वाले व्यक्ति और सरकारी अधिकारी जिसके खाते में भुगतान किया जाना है तथा रसीद तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी, जमा का पूर्ण लेखा वर्गीकरण आदि समस्त आवश्यक सूचनाएं देनी होगी उस चालान में जिसके माध्यम से वो नगद जो है जमा करवा रहा है। अलग अलग लेखा शीर्ष में जमा की जाने वाली राशियों के लिए अलग अलग चालान का प्रयोग जो है किया जाएगा। मान लीजिए हेड आप 00 के लिए कर रहे हो तो अलग चालान बनेगा, 01 के लिए कर रहे हो तो जमा कर रहे हो तो आपको अलग चालान बनाना पड़ेगा और उन चालान में आपको अलग अलग राशियां ही अलग अलग हेड में सब कुछ विवरण उसमें जो है लिखना पड़ेगा। नियम 55 कह रहा है चालानों की प्रति, कितनी प्रतियों में जो चालान है वो बनाए जाएंगे वो देखते हैं। विशेष प्रकरणों के लिए इन नियमों में कुछ अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त
चालान सामान्यतः 2 प्रतियों में ही बनेंगे। वैसे आजकल सारे चालान ई ग्राह से बनते हैं और ई ग्राह से बनने वाले चालान 5 प्रतियों में बनते हैं। तो देखिए, विशेष प्रकरणों के लिए इन नियमों में कुछ प्रावधानों को छोड़ करके चालान सामान्यतः 2 प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। नियम 56 में वर्णित परिस्थिति जो विशेष है, उसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में जब राशि जमा कराने वाले व्यक्ति को चालान जमा कराने के प्रमाण के रूप में चालान की एक प्रति संबंधित विभागीय अधिकारी को भेजनी है। मान लीजिएगा आपने कोई 2 चालान बनाए, एक आपके पास रख लिया, एक बैंक या कोषागार में रह गया। अब आपको इसकी एक कॉपी आपके विभागीय अधिकारी को भेजनी है, तो आप इन चालानों की 3 कॉपी बना लोगे ताकि एक कॉपी है जो विभागीय अधिकारी को भेज सको। सामान्यतः तो 2 बनाई जाएगी, लेकिन यदि आपको चालान के प्रमाण पत्र की एक कॉपी आपको विभागीय अधिकारी को भेजनी है तो आप चालान की 3 प्रति बनाएंगे। दोबारा देखते हैं, विशेष प्रकरणों के अलावा सामान्यतः चालान 2 प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। नियम 56 में जो विशेष परिस्थिति उल्लिखित है, उसमें जब राशि जमा कराने वाले व्यक्ति को चालान जमा कराने के प्रमाण के रूप में चालान की एक प्रति संबंधित विभागीय अधिकारी को समक्ष प्रस्तुत करनी हो तो चालान 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरी प्रति उसके लिए बनाई जाएगी जो डिपार्टमेंटल की अपने हायर अथॉरिटी है उसको सूचना के लिए भेजी जाएगी। तीसरी प्रति उस विभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए दी जाती। ई ग्रास का चालान 5 प्रतियों में तैयार होता है, 5 कॉपी निकलती है उसमें, और अब ई ग्रास निर्मित चालान को स्वीकार किया जाता है। नियम 56 विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर किस तरह से हस्ताक्षर करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है। तो आइए पढ़ते हैं। जिस विभाग के लेखों में राशि प्राप्त होनी है उसके विभागीय अधिकारी के जिस विभाग के लेखों में राशि प्राप्त होनी है, देखो ध्यान से रखना, यदि आपको एडजस्टमेंट की कोई बात करनी तो वो इसमें है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। जिस विभाग के लेखों में राशि प्राप्त होनी, यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट में राशि जमा करा रहे हैं उसके विभागीय अधिकारी के कार्यालय के मुख्यालय पर ही यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोषागार में राशि जमा करवाई जाए, मान लीजिएगा आप जयपुर शहर में है और जयपुर शहर में ही किसी विभाग में आपको यहाँ जो राशि जमा करवानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस विभाग के लेखों में राशि प्राप्त होनी है उसके विभागीय अधिकारी के कार्यालय के मुख्यालय पर ही यदि किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेजरी में राशि जमा करवाई जाए तो चालान को बैंक या कोषागार में प्रस्तुत किए जाने से पहले आपको उस चालान पर उस विभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि सीधे ही राशि वो जो है उस विभाग में चली जाए। जमाकर्ता को चालान देने से पहले विभागीय अधिकारी उसमें दिए गए लेखा वर्गीकरण की जांच करेगा। इस प्रकार के चालान कोषाधिकारी के हस्तक्षेप के बिना बैंक में सीधे प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सरकार द्वारा अधिकृत अराजपत्रित कर्मचारी भी चालानों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। वर्तमान में आबकारी निरीक्षक बालोतरा आबकारी राजस्व के लिए और बीमा सहायक पंचायत समिति और स्थानीय निकायों के राज्य बीमा के जमाकर्ताओं के लिए चालानों पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत है। नियम 57 कह रहा है चालानों के विशेष प्रपत्र जो है वो किस किस में बनेंगे। निम्नलिखित प्रकार के राजकीय बकायों को जमा कराने हेतु विशेष प्रपत्र में प्रस्तुत चालान को बैंक द्वारा विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना सीधे ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें जो लिस्ट दे रखी है इसमें आपको इन चालानों पर विभागीय अधिकारियों के साइन नहीं करवाना है, सीधे ही आपको जो है स्वीकार कर लिए जाएंगे। कृषि आयकर या भूमि या भवन कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, विलासिता कर, यात्री एवं भार पर कर, रोड टैक्स, राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियमों के अधीन शुल्क, स्टाम्प पंजीयन शुल्क, राजस्व सिंचाई के बकाया और सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्रकार के जितने भी बकाया है इन सब के राजकीय बकायों को जमा कराने के लिए विशेष प्रपत्रों में आपको प्रस्तुत चालानों को बैंक द्वारा विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना ही सीधे ही स्वीकार कर लिए जाएंगे। इन सब के विभागीय अधिकारी कोषाधिकारी चालानों में छपे हुए प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे ताकि उनको सुविधा हो सके। गलत लेखा वर्गीकरण से बचने के लिए विभागाध्यक्ष को लेखा वर्गीकरण युक्त छपे हुए चालानों की व्यवस्था करनी होगी और ई ग्रास में सिस्टम जनरेटेड चालान ई चालानों को अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अब एक बार फिर से हम इस चौथे उपभाग का रिवीजन करते हैं मित्रों। यहां से शुरू हुआ था कोषागार में भुगतान से। नियम 54 कह रहा है कोषागार या बैंक में राशि जमा कराने के तरीके क्या होंगे, तो ये सारे तरीके होंगे। चालान जमा होगा। नियम 55 में चालानों की कितनी प्रतियों के बारे में की गई, तो सामान्यतः 2 प्रतियां, यदि विभाग को सूचित करना तो 3 प्रतियां, ई ग्रास से निकलेगी तो 5 प्रतियां। विभाग अधिकारियों द्वारा चालान पर किस तरह से हस्ताक्षर किए जाएंगे ये भी हमने देखा था, इसमें अच्छे से देखा है। और नियम जो 57 है मित्रों वो कह रहा चालानों के विशेष प्रपत्र जिस पर साइन की आवश्यकता नहीं है उनके बारे में हमने देखा। अब इसका जो लास्ट भाग है हम नियम 58 से 60 तक वो जो अन्य प्रावधान है उनके बारे में पढ़ लेते हैं और इसके साथ ही आपका चैप्टर 4 है जो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नियम, लेकिन यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे। नियम 58 कह रहा है ये इसका 5वां भाग है अन्य प्रावधान से संबंधित, नियम 58 से लेकर के 60 तक।
अन्य प्रावधान 58 से 60 तक। उसके बाद आपका जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य आपको और रखना है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, ताकि इसके साथ ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। प्राप्तियों का सीधे भुगतानों के लिए उपयोग। सरकार द्वारा इस नियम में विशेष छूट नहीं दी गई हो तो किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्राप्तियों का व्यय हेतु सीधा विनियोग किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा नहीं कि आपको रिसीव्ड मनी मिली और आपने उसको खर्च कर दिया, नहीं, वो सरकार के खाते में जमा करेगी जाएगी, फिर सरकार से आपको अलॉट होगी, उसके बाद ही आप उसको खर्च कर सकते हो। सरकार द्वारा इस नियम में विशेष छूट नहीं दी गई हो तो किसी भी प्राधिकारी द्वारा जो रिसीव्ड है, जो प्राप्तियां है, उनका व्यय सीधे तौर से नहीं किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से निषिद्ध है। अर्थात सरकार की विशेष अनुमति के बिना कोई भी प्राधिकारी उसके कार्यालय की जो जितनी भी प्राप्तियां हैं उनको सीधे अपने स्तर पर खर्च करने में सक्षम नहीं होगा। ये नियम 58 है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। कोषागार से अंक मिलान। आपको जितने भी आपने महीने में साल में जमा करवाई है उनसे आपको वापस से मिलान करना। ये नियम 59 कहता है। वो क्या कहता है? कार्यालय अध्यक्ष या तो आपका हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ आहरण एवं वितरण अधिकारी 1 माह की सभी प्राप्तियों का विवरण तैयार करेगा तथा उस माह की समाप्ति के पश्चात उसके रिकॉर्ड के अनुसार कोषागार में राजकीय खातों में जमा कराई राशि का कोषागार की शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट से मिलान करेगा। मान लीजिएगा ये ऑफिस है और इस पूरे महीने में उसकी जितनी भी रिसिप्ट आई उसका वो मिलान करेगा। उस रिसिप्ट में जितने भी राशि जमा हुई उनका उसने ट्रेजरी में जमा करवा दिया या बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक या ट्रेजरी उनको शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट देगा और उसके साथ अपनी खुद की मिलान के जमा को जो मिलान करेगा। कार्यालय अध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी 1 माह की सभी प्राप्तियों का विवरण तैयार करेगा और उस माह की समाप्ति के पश्चात उसके रिकॉर्ड के अनुसार कोषागार में राजकीय खातों में जमा कराई राशि का कोषागार की शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट से मिलान करेगा। इस प्रकार अपने कार्यालय एवं कोषागार के रिकॉर्ड से मिलान से वह माह के दौरान प्राप्त समस्त राशि के कोषागार में जमा हो जाने के प्रति आश्वस्त हो सकता है और उसकी तरफ से यदि कोई अंतर आता है तो उसको सुधार करके भेजता है। नियम 60 आज का हमारा लास्ट नियम है। खजांची, कैशियर या राशि प्राप्त करने या संभालने है तो अधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य क्या है। ये भी नियम मित्रों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। इस चौथे चैप्टर से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है मुझे पता है, लेकिन धैर्य बना के रखें, आपको एक एक चीज़ है जो अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लेना। खजांची या कैशियर राशि प्राप्त करने उसको संभालने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति निम्न के लिए उत्तरदायी होगा। किस किस के लिए? राशि प्राप्त करना और उसकी उचित रसीद देना, यह उसका काम है। रसीदों, चालानों, वाउचरों और अन्य सहायक लेखा अभिलेखों से रोकड़ पुस्तिका में एंट्री करना, उसकी कस्टडी करना, उससे संधारण करना भी यह उसका काम है। कोषागार या बैंक में राशि ले जाना और उससे वहां से लाना, यह भी कैशियर का काम है। जो नकद का काम करता है उसका काम है। नकद राशि, अपने प्रभार की प्रतिभूतियों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की कस्टडी करना, उनकी सुरक्षा करना, यह भी उसका काम है। बिलों, वाउचरों, प्रयुक्त या अप्रयुक्त रसीद बुकों, चेक बुकों आदि की कस्टडी आदि की अभिरक्षा भी कैशियर का काम है या जो कार्यालय में नकद का काम कर रहा है उसका काम है। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी स्वीकृत बिल, आदेश आदि के अनुसार में विभिन्न प्रकरणों का भुगतान करना। आप कोई भी भुगतान कर रहे हो तो उसके लिए जो बिल बनाता है, वैसे आजकल पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये ऑनलाइन हो गया, बाकायदा बिल आपको वहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ऑर्डर जो है वो सारे मेंशन करने होते हैं। तो अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी स्वीकृत बिल, आदेश आदि के अनुसरण में विभिन्न प्रकार के भुगतान करना तथा वास्तविक प्राप्तकर्ता कोई राशि का भुगतान करना, उचित रसीद लेना, ये सारा काम किसका है? जो कार्यालय में केस देखता है उसका। सेवा डाक टिकटों का लेखा और उनको जारी करना, मित्रों ये सारा काम किसका है? ये कैशियर का है। बिल प्रेषण पंजिका का, रजिस्टर का मेंशन करना, कार्यालय में व्यय, सामग्री क्रय आदि के लिए कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम, इनका समायोजन करना, शेष राशि का नियमानुसार उनके वेतन से वसूल करना, कैश बुक में नगद शेष का प्रतिदिन भौतिक सत्यापन करना, नगद संबंधी अन्य कोई भी कार्य जो कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ उसको सौंप देता है, तो ये सारे कार्य उसको जो मित्रों है करने हैं। किसको? जो कार्यालय में केस रखता है, ये उसका नियम 60 का, इसके तहत नियम 60 के तहत उसको जो है रूल है। नियम चैप्टर 4 में 5वां उपखंड नियम 58 करा, प्राप्तियों का सीधे भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। कोषागार से अंक मिलान प्रत्येक माह में करेगा, डीडीओ या कार्यालय अध्यक्ष करेगा। और नियम 60 है, कैशियर की राशि प्राप्त करने और संभालने हेतु अधिकृत व्यक्तियों का कर्तव्य और दायित्व। ये आपका मित्रों थ्योरी वाला पोर्शन पूरा हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आपको जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है वो ज़रूर लाभान्वित होगा। चीज़ें समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखना। इस पूरे 4K पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा।
यूट्यूब पर जाकर के आपको प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देखने हैं, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखने हैं। इस फॉर्मेट में करवाए हैं कि पहले आपको थ्योरी मिलेगी, फिर आपको उस चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर थ्योरी मिलेगी दूसरे चैप्टर की, फिर दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे। पुराना पेपर मैं ला चुका हूँ, सारे जीए और सारे परिशिष्ट में करवा चुका हूँ, और इस चैप्टर के अगले वीडियो एमसीक्यूज आने के बाद आपका सिलेबस आधा पूरा हो जाएगा, आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों का जो स्नेह है वो हमेशा से मिल रहा है, मिलता रहेगा। आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी सारी पीडीएफ मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले 4th चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।